ही आज आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चलेंगे बेटा जी। तो जम के बैठे रहना, मजा आने वाला है आज की क्लास में भी। चैप्टर का नाम है गति के नियम, जिसमें मैं आपको आज गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम करवाऊंगा, और द्वितीय नियम का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, है ना। तो हम लोग आज उस पर सवाल करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ का मतलब है द्वितीय नियम का अनुप्रयोग का मतलब है कि सिर्फ सवाल करो। बेसिकली बोलना चाह रहा है सिर्फ सवाल करो, तो सवाल करेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए बेटा जी जान लेते हैं चैप्टर वगैरह। सबसे पहले हमने बलों के बारे में पढ़ा। एफबीडी बनाना सीखना बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैंने बेसिक एफबीडी तो आपसे बनवा ही दिए। अब बचे हुए एफबीडी या जो भी अलग अलग फिगर आते हैं, अलग अलग चित्र आएंगे, वो सिर्फ सवालों के माध्यम से करवाऊंगा। एक बेसिक आइडिया दे दिया तनाव बल का, एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको अभिलंब प्रतिक्रिया बल का, आपको बेसिक आइडिया दे दिया एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का, मतलब जो वस्तु का भार है mg नीचे की तरफ लगता है। मैंने बेसिक आइडिया दे दिया आपको आनत तल का या नत तल का। इंक्लाइन सरफेस होगी थीटा, तो mg कभी नहीं, mg हमेशा वहीं रहता है, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया सतह के लंबवत लगता है, तो फिर हम mg के घटक ले लेते हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। जितने डिग्री का नत तल है, मतलब थीटा डिग्री से अगर आपका बोलो कि भैया एक अनत तल है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो फिर उधर की तरफ सीधा 30 बना दो। कैसे आता है वो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है, रट लो यार इन चीजों को। हालांकि लॉजिक और गणित पूरी समझा रखी है मैंने। फिर बेटा जी गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम पढ़ेंगे। गति का द्वितीय नियम अनुप्रयोग है। उसके बाद पुली ब्लॉक निकाय है ना, ये भी इसी का हिस्सा है। अनुप्रयोग कई बोल दीजिए, बस एक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सिस्टम हमारा, चीजें और जुड़ने लग जाएंगी। स्प्रिंग बल और स्प्रिंग बल का एक बार स्प्रिंग बल जान जाएंगे तो स्प्रिंग के कांसेप्ट को भी यूज कर लेंगे। फिर तो श्रम बल, तुला मशीन के बारे में बताते हैं, फिर सीधा कंस्ट्रेंट मोशन पे लेके आ जाऊंगा आपको। तो बेटा ये कहानी है, चलेगा ये चैप्टर लंबा चलेगा, पर मैं कोशिश यही करूंगा कि अभी इसमें घर्षण भी है। इसके बाद मैं आपको घर्षण पढ़ाऊंगा 4-5 लेक्चर, तो बेटा जी घर्षण के भी चले जाएंगे। तो है यार इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने को, सिखाने को, ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम और फिर गति के द्वितीय नियम का उपयोग। बेटा आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको एक सवाल दिया था। कौन सा सवाल था? सवाल था ये। अगर आपने सवाल कोशिश किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज मैं सवाल को हल करूंगा और आपके आंसर आप मैच कर लेना। सवाल कुछ इस तरीके से है और मैंने बस इतना लिखा था T1 T2 T3 और T4, है ना, के मान ज्ञात करो। T1 T2 T3 और T4 के मान ज्ञात करो। आपको एक फिगर बना के दे रखा है, साम्य अवस्था की स्थिति है। किसकी स्थिति है बेटा जी? साम्य अवस्था की स्थिति है। तो चलिए बेटा जी हल करेंगे इस फिगर को। इस फिगर को मैं बना के दिखाता हूँ। हल नंबर 1 क्या है बेटा जी, ध्यान से सुनना। बेटा जी तुझे यही तो दे रखा है, तुझे देखा जाए तो बेसिकली तुझे डर लग रहा होगा, लेकिन मैं तुझे फिगर बना के समझाता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आता है। बलों को बराबर करना है बस, और घटक लेने हैं। एफबीडी बनाइए, घटक लीजिए, आगे वाला बराबर पीछे वाला करिए, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला करिए। इसके अलावा आपको तीसरा चौथा कोई काम नहीं करना। क्या बोल रहा हूँ फिर से, एफबीडी बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। घटक लेने आने चाहिए। अगर किसी बल के घटक लेने की मतलब घटक लेने योग्य है तो घटक लीजिए, उसका नहीं है अगर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल है तो घटक लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बल का घटक क्षैतिज में भी नहीं है और ऊर्ध्वाधर में भी नहीं है, दोनों के बीच में है कहीं पर बल, तो फिर हम घटक ले लेंगे। कैसे लेंगे वो तो मैं भी बता ही दूंगा। और तीसरा चीज, आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। इतना करते रहिए सारे सवालों में। साम्य अवस्था वाले सारे सवाल तेरे हो गए। कुछ नहीं करना, एक सवाल कर ले, 2 सवाल कर ले, बार बार वही करना है। एफबीडी बनाना कितना अच्छे से आता है। तो बेटा जी पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। कुछ इस तरह की कहानी चलेगी, है ना, बोलो, है ना। ऐसी कहानी है बेटा। ये ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का कोण बना है और ये ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण बना है। बेटा जी इस बिंदु को मैंने नाम दिया है बी और इस बिंदु को मैंने नाम दिया है ए, और इसके नीचे मैंने एक 10 किलोग्राम का गुटका लटकाया हुआ है। अब देख फ्री बॉडी डायग्राम। उन्होंने इस रस्सी में तनाव T1 बोला है, इसमें T3 बोला है, इसमें T2 बोला है, इसमें T4 बोला है। तो मान लेते हैं इस वाली रस्सी में तनाव नहीं पता, माना T0 है। कितना है? T0 है। मान सकते हैं ना। ये फिगर है। 4 अलग अलग रस्सियां है बेटा, तुझे समझ में आनी चाहिए। देख एक रस्सी तो ये रही, समझ में आई क्या? एक रस्सी ये रही, दूसरी रस्सी बेटा ये रही। देख तुझे देखनी आनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा। तुझे अगर रस्सियां देखनी आ गई ना तो तेरा काम खत्म है। तीसरी ये रही, चौथी ये वाली ले ले, और पांचवी कोई सी भी ले ले यार, है ना, मान ले ये वाली ले ले। सॉरी बेटा, ठीक है। लेकिन कह रहे तो इससे मतलब नहीं है 5वीं रस्सी से। तो ये कहानी है बेटा जी, ये फिगर है तेरा, ध्यान से सुनते जाना बेटा जी। ओ बेटा जी ध्यान से सुनना, ये ए है और ये बी है। मैं अगर ए बिंदु का फिगर बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, जब पहले मैं इसको ले लूं तो ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। तो यही तो है T0 का मान। अब यही तो है T0 और नीचे की तरफ mg m है 10, g का मान भी 10 ले ले तो 100 न्यूटन। तो यार तेरे को ऐसा फील नहीं आ रहा, कि अगर तू इस गुटके की बात करे 10 किलोग्राम वाले गुटके की, तो बेटा नीचे की तरफ तो 100 न्यूटन का बल लगेगा। अब यहाँ नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ T0 लगेगा। क्योंकि साम्य अवस्था में है तो लगने वाले सभी बलों का योग 0 होगा इस वस्तु पर। तो T0 - 100 बराबर 0। अब F बराबर m लगा रहा हूँ ना, F बराबर m। अब सभी बलों का सदिश योग 0 है, द्रव्यमान कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब त्वरण 0 रहा होगा। तो बेटा जी T0 - 100 बराबर 0, तो T0 बराबर 100 न्यूटन। तो तेरे पास T0 का मान आ गया, लेकिन तुझे T0 का मान तो निकालना ही नहीं है। तुझे तो T1 T2 T3 और T4 के मान निकालने हैं बच्चे, लेकिन ये जरूरी है निकालना। उसकी कारण वजह बताऊंगा। अब सुन, यहाँ पर आ जा बेटा जी। ए बिंदु की बात करेगा तो ए बिंदु पर देख, ए बिंदु की अगर बात करें तो तुझे फील आएगा ए बिंदु पर, ए बिंदु पर। तो बेटा जी ए बिंदु ये रहा, ध्यान से सुनना। ए बिंदु ये अलग से बना रहा हूँ, ए बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ए बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर की तरफ तो T1 आएगा। सर कैसे आएगा बेटा जी? उस बिंदु पर बैठकर छाता खोल दे, तो उस बिंदु पर बैठकर यहाँ बैठकर इधर की तरफ, यही तो है तेरा T1। अब यही तो है तेरा T1, तो ये देख T1 बना दिया। इस बिंदु पर बैठकर नीचे की तरफ छाता खोल दे, क्योंकि रस्सी तो दूसरी यहाँ पर भी है और एक रस्सी है ये पूरी, तो एक तरह मतलब T0 ही होगा यहाँ पर भी। और T0 का मान तुझे पता है, तेरा आधा काम तो खत्म। इसलिए भी नीचे की तरफ यार कुछ नहीं है बेटा जी, बहुत आसान कहानी है, बस समझ में आने की देर है। T0 है। अब इधर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इधर की तरफ है बेटा जी। इधर की तरफ क्या रस्सी में तनाव है? T2। तो बेटा जी इधर की तरफ रस्सी का तनाव T2 है, इधर की तरफ क्या है बेटा जी? T2। तो बेटा जी ये ऊर्ध्वाधर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। T0 का मान तुझे कितना पता है? 100 न्यूटन। कहानी खत्म हो गई ना। घटक में तोड़ना नहीं आता क्या? अरे बेटा जी इसको तू घटक में तोड़ेगा, एक घटक ये टूटेगा और एक घटक ये टूटेगा। कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा T2 cos 30, जिस अक्ष के साथ तोड़ते हैं उधर cos, और इधर आ जाएगा T2 sin 30। बोल बात समझ में आई? तो बेटा जी T2 cos 30 का मतलब हो गया T2 × √3/2 और T2 sin 30 का मतलब हो गया T2 × 1/2।
तो ये हो जाएगा बेटा जी T2/2 और ये हो जाएगा √3 T2/2। अब करना क्या, यही तो है तेरा बिंदु ए, आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी। एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो ये ए बिंदु के ऊपर अब जो बल लग रहे हैं वो कितने कितने लगे, इधर की तरफ T2/2, इधर की तरफ T2/2, इधर की तरफ T1, क्या लग रहा है T1, नीचे की तरफ T0 जिसका वैल्यू है 100, तो मैं सिर्फ 100 ही लिखूंगा ना, ऊपर की तरफ √3 T2/2। मैंने क्या बोला, साम्यावस्था की कंडीशन है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, आगे वाला बराबर पीछे वाला, कहानी खत्म हो गई बेटा, सवाल आधा हल हो गया तेरा। तो T2/2 बराबर T1, तो T2 का वैल्यू कितना आया 2T1। अब कैसे भी करके अगर तुझे T1 मिल जाए, कैसे भी करके अगर तुझे T1 मिल जाए, T1 बराबर T2, अब T1 यहाँ से मिलेगा नहीं, अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेटा जी बी की कहानी बाकी है। इसकी कहानी बेटा बी की कहानी देख, मैं फिर बता देता हूँ बेटा जी, इधर है T2, इधर है T1, तूने इसको तोड़ा T2 cos 30, तो T2 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो T2 √3/2 बराबर 100, तो यहाँ से T2 का मान निकल सकता है। हाँ T2 का मान आ जाएगा, T2 का मान आ जाएगा तो T1 का भी मान आ जाएगा, चलो यहीं से निकल जाएगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वैसे कई सवालों में इंतजार करने की जरूरत पड़ जाती है। देख √3 T2/2, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, नीचे कितना है 100, तो T2 का वैल्यू कितना आया सर, ये आ जाएगा 100 × 200 बटे नीचे भाग देगा किससे, √3 से, क्योंकि भले तो आंसर 200 बटे √3 न्यूटन। T2 का मान आ गया, तो T2 पूछा था, T2 का मान यहाँ रख दे, T2 का मान यहाँ रख दे, तो 200 बटे √3 बराबर 2 × T1, ये कट जाएगा 100 बार, तो बेटा जी T1 का वैल्यू आ गया 100 बटे √3 न्यूटन। तो उससे किस किस के मान पूछ रहे हैं, तो उससे सवाल में पूछा है T1 T2 T3 T4 के मान, तेरे पास किस किस का मान आ गया, T2 का मान आ गया, T1 का मान आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो यार। अब निकालते हैं बेटा जी T3 और T4 के मान, तो उसके लिए चलेंगे बिंदु बी पर, किसका सहारा लेके चलेंगे, बिंदु बी पर। अब बिंदु बी की कहानी सुन, आ जा बेटा बिंदु बी पर। अब ये पूरी रस्सी एक है, पूरी रस्सी एक है, तो बेटा जी एक रस्सी एक तनाव, पूरी रस्सी एक है बेटा, तो पूरी रस्सी एक है तो एक रस्सी एक तनाव। तो यार यहाँ पर अगर मैंने T2 दिखाया है तो इस डायरेक्शन में भी T2, क्योंकि हर बिंदु पर बैठ कर छाता खोलना है, तो ये T2 है, इधर T2 है, इधर तेरे को T3 दे ही रखा है, तो इस दिशा में कितना है, देखते ना पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। T3 है और इस वाली रस्सी में तूने कितना माना है, T4 तनाव माना है, इस वाली रस्सी में T4, तो इस बिंदु बी पर एक तो इधर है, एक इधर है और एक इधर है। आइए बेटा जी बिंदु बी की अगर मैं बात करूँ तो बेटा जी एक तो इधर की तरफ है, इधर है कौन सा है ये, इधर की तरफ T3, ठीक है, इधर की तरफ कितना है T2। अब ध्यान से सुनना, T2 लगाते समय थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना, आंख बंद करके T2 मत लगा देना, मैं बताता हूँ तेरे को। ये 30 डिग्री है, तो बेटा जी ये 30 डिग्री है, गणित अबे एकांत कोण, ये 30 है तो ये 30 है, मतलब ये 30 है, मतलब ये 30 डिग्री है। कहानी समझ में आई क्या, ये 30 डिग्री है, और इधर की तरफ T4 है बट ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का, मतलब बेटा जी ऊर्ध्वाधर के साथ ये 60 डिग्री का, और क्या है वो T4। 30 डिग्री को थोड़ा सा पास ले आता हूँ, है ना, ठीक है, हाँ ये कितना था T2, ये हो जाएगा 30 डिग्री। बस सारी कहानी खत्म, घटकों में ब्रेक कर ले, दोनों को घटकों में तोड़ेगा, इस वाले को भी तोड़ेगा बेटा जी, इस वाले को तोड़ेगा और इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये कितना जाएगा ऊपर, कितना जाएगा बता सकते हो, हाँ सर T4 cos 60, और ये कितना चला जाएगा T4 sin 60, और इस वाले को भी घटकों में तोड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा जी T2 cos 30 और ये आ जाएगा T2 sin 30। सब कुछ पता है तुझे, T2 पता है, आगे वाला बराबर पीछे वाला करना, यह है बेटा जी तेरा, ये तेरा बिंदु बी। इस बिंदु बी पर लगने वाले नेट बल मैंने तुझे दिखा दिया, T3 इधर लग रहा है, चेक कर ले, T3 उधर लग रहा है, हो गया T2 इधर लग रहा है। अब ये 30 है तो ये 30 पता कर लिया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला एंगल 30 डिग्री है बेटा, ठीक है, कोई बात समझ में आई। ये वाला T2 है तो इसको घटकों में तोड़ूंगा, तो इधर जाएगा T2 cos 30, उधर जाएगा T2 sin 30, तो उधर गया T2 sin 30, नीचे आया T2 cos 30, है ना। अब बेटा जी ये है ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री, तो इधर चला जाएगा T4 cos 60, इधर चला जाएगा T4 sin 60, T4 sin 60, T4 cos 60, सिर्फ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है, आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ऊपर ये रहा नीचे ये रहा, भूल जा इसको और इसको। अब इसको तो तोड़ ही दिया ना, बेसिकली कहानी क्या बची होगी तेरी, मैं बताता हूँ देख। यह तेरा बिंदु बी बेटा, अच्छा सवाल है, एक ही सवाल अच्छा लेके आओ, उसी में कहानी खत्म हो जाएगी। सवाल में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन इसके अलावा सारे सवाल कर ले जाओगे तुम। T4 sin 60 इधर बना दिया, ऊपर की तरफ T4 cos 60, नीचे की तरफ T2 cos 30, देखना नीचे की तरफ T2 cos 30, और इधर की तरफ दो बल है, ध्यान से सुन लेना, दो बल है, जल्दीबाजी में एक मत बना देना T2 sin 30, ये T3 मत भूल जाना, तो T3 प्लस T2 sin 30। अब तुझे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी बेटा जी, आगे वाले बराबर पीछे वाले की, तो T4 sin 60 बराबर, या ऐसे कर ले पहले T4 cos 60 बराबर T2 cos 30। अब T2 का मान तुझे पता है, पुराना मान 200 बटे √3, तो यहाँ रखेगा, तो T4 cos 60 का मान आधा, T2 का मान 200 बटा √3 और cos 30 का मान √3 बटा 2। अब पूरी दुनिया जानती है, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये 100 और ये आ जाएगा 200, तो T4 का मान आ गया बेटा जी, यहाँ से T4 का मान कितना आया 200 न्यूटन, T4 का मान कितना आया बेटा 200 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई। अब ये वाला बराबर ये वाला सवाल खत्म हो गया, आखिरी स्टेप है T3 का मान निकलेगा यहाँ से, T3 प्लस T2 sin 30 का मान आधा बराबर T4 sin 60 का मान √3 बटा 2। अब तुझे सब पता है, T2 पता है कितना है, T2 200 बटे √3, तो T3 प्लस 200 बटे √3 इंटू 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 बराबर T4 का मान अभी हमने निकाला कितना 200 इंटू √3 बटे 2, तो बेटा जी हो जाएगा 100 बटे √3 और ये हो जाएगा बेटा जी 100 √3। ध्यान से सुनना, तो T3 बराबर ये तो है 100 √3 माइनस ये है 100 बटे √3। बोलो बात समझ में आई। अब बेटा जी इसको हल करेगा ना, इसको हल करेगा तो ये कितना आ जाएगा बता, लघुत्तम लेगा तो √3 लघुत्तम लेगा तो ये आ जाएगा बेटा जी 100 300 हो जाएगा, 300 माइनस ये हो जाएगा 100 बराबर T3 200 बटे √3, T3 का मान आ गया 200 बटे √3, तो से T1 T2 T3 और T4 पूछे थे। देख मैं आंसर हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ये तेरा T4, तो से T4 पूछा था, ये ले तेरा T4, तो से उन्होंने T1 पूछा, ले ये तेरा T1, ठीक है, ये रटने नहीं है, बस ऐसे हाईलाइट करो ताकि अलग से चमके कि हाँ भाई ये आंसर है। सवाल को एक बार फिर से समझो, नहीं आया फिर से समझ, अच्छा सवाल था। ये तेरा T2 सबसे पहला हमने T2 ही निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं है कि T1 पूछा तो पहले T1 निकालो, जो निकल जाए वो निकालते हो, समझ में आया। T1 हो गया, T2 हो गया, T4 हो गया, सबसे लास्ट में हमने बेटा T3 निकाला, T1 T2 T3 के मान पूछा। एक सवाल और करवाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पिछली क्लास में दिया था, ये भी आपको पिछली क्लास में दिया, बच्चों आपके यही आंसर आ रहे होंगे।
नहीं आ रहे तो कहाँ गलती करी आपने देख लेना। ये रहा बेटा जी सवाल, इसमें मैंने आपसे पूछा था Na तथा Nb के मान याद करो। ये थोड़ा सिंपल सवाल है, इतना कठिन तो है नहीं, लेकिन करने की कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा। देख पता है क्या है, सीन क्या है, सीन क्या है। तो बेटा जी क्या सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं तेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ बेटा इसका, है ना। सुन यार, एक्चुअली में ये है क्या ना, एक सीधी दीवार है और एक ऐसी टेढ़ी दीवार है। इन दोनों दीवारों के बीच में ऐसा मान ले पत्थर आके फंस गया, नहीं समझ में आई, पत्थर आके फंस गया, मान ले इसका द्रव्यमान m है। नहीं दिया जाता तो मान सकते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है। पता है क्या है, एक ऐसी दीवार है और एक ऐसी दीवार है, इसके बीच में एक पत्थर आके फंस गया, साम्य अवस्था की कंडीशन है, कहीं कोई मूव नहीं कर रहा। ठीक है बेटा जी, Na और Nb के मान ज्ञात करने मैंने आपको बताया था कि ये वाली सतह के लंबवत एक बल लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब यार गोले, इस गोले की सतह और ये दीवार के बीच में संपर्क है ना, तो एक संपर्क बल सतह के लंबवत लगता है, तो ये लगेगा Na। और ऐसे ही बेटा जी ये वाली संपर्क सतह है, तो इधर की तरफ लगेगा Nb, तो यही Na और यही Nb के मान उन्होंने पूछे। क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो बेटा जी, Na और Nb के मान। आ जा बेटा, ये इसका केंद्र ले लेते हैं, ये इसका केंद्र ले लेते हैं, ये Na है और ये Nb है ना। ध्यान से सुनना कहानी को बेटा, ध्यान से सुनना कहानी को। मैंने बना दिया गोला, एक्चुअली में कहानी गोले की तो चल रही है, या एक केंद्र पे बल बना देते सारे, या बल जो है सारे केंद्र से बना देते हैं। ध्यान से सुनना, या गोले का केंद्र बेटा जी। Nb तो इधर की तरफ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, Nb तो इधर की तरफ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, और इधर की तरफ Na लगा है, क्या लगा है, Na लगा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये एकांतर कोण दिख गया तुझे, ध्यान से सुन ले ओ भैया, तो ये 30 है, तो ये 30 है, और बेटा जी ये पूरा 90 होता है, तो ये बचा हुआ 60, क्योंकि सतह के लंबवती तो लगता है विलंब प्रतिक्रिया बल। ओ हो सर, इसका मतलब Na जो है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री पर लग रहा है, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री पर लग रहा है, यही कहानी थी बस Na की। और Nb का तो हो गया, Na हो ही गया, नीचे की तरफ से एक और बल लग रहा है, Mg, भूलना नहीं है Mg को। और इसके अलावा और कोई बल लगा हो तो बताओ, क्या नीचे वाली सतह कोई संपर्क में है, तो ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल ले जाए। फिर से बेटा समझ चीजों को, ये वाली सतह ऐसी है तो ऐसे बल लगा देगी, ऐसे बल लगा देगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें टेंशन मत लो बेटा, इसमें टेंशन मत लो, समझ में आई ना। ये तो बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे धरातल पर एक गुटका रखा हुआ रहता तो ऊपर की तरफ N लगता, नीचे की तरफ Mg लगता, नीचे की तरफ Mg लगता, तो धरातल नहीं तो लगाया ऊपर की तरफ। अब तू इसको ऐसे खड़ा कर दे, तो वही तो कहानी है, Nb इधर हो जाएगा। क्योंकि ये B नाम दिया इसलिए मैंने Nb लिख दिया ताकि अलग अलग पता चल जाए। आप N1 और N2 भी ले सकते हो, ये तो अब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा जी Nb, क्या हो जाएगा Nb, और ये Na है, ये और ये Na है। ये बोल सवाल समझ में आया क्या, पहले बता सवाल समझ में आया क्या, कहानी क्लियर है क्या। ठीक है, तो अब सुन, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये क्षैतिज अक्ष, तो तोड़ लो इसको। तोड़ने में क्या है, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, Na cos 60, इधर कितना जाएगा Na sin 60, क्या जाएगा Na cos 60 और ये Na sin 60। तो बेटा जी आगे वाला बराबर पीछे वाला Na cos 60 बराबर Nb, और ऊपर Na sin 60 बराबर Mg। तो बेटा जी अगर तू भाग देना तो बेटा जी ऊपर ऐसे भाग, या तो तेरे को संबंध निकल के आ जाएगा, Na और Nb में संबंध निकाल लो, या Na Nb के मान निकाल लो। चलो Na Nb के मान निकाल लेते हैं। साइंस Na का वैल्यू समीकरण नंबर 2 दे दो, उसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखना आगे वाला बराबर पीछे वाला, तो Na cos 60 बराबर Nb, Na sin 60 बराबर Mg, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। तो बेटा जी Na into sin 60 का मान √3/2 बराबर Mg। अब M नहीं पता इसीलिए मैंने Mg लिखा, अगर M पता होता तो इतनी तकलीफ ही नहीं होती, पर खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सवाल से मतलब है। Na बराबर, Na का मान कितना आ जाएगा 2mg/√3 न्यूटन। सर देखो ना, N से N काट दीजिए, A बच जाएगा, है ना। कितने बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर N से N काट दीजिए, A बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा ये वाली है Na cos 60, समीकरण 1 बेटा जी आ जाएगा Nb का मान चाहिए, Na का मान रख दे 2mg/√3 इंटू cos 60 का मान 1/2 बराबर Nb, 2 से 2 कट जाएगा तो Nb का मान आ जाएगा mg/√3 न्यूटन। तुझे Nb चाहिए था, तुझे Na चाहिए था, तेरा सवाल खत्म हो गया बेटा। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो आइए आपको लेके चलता हूँ मैं जेईई एडवांस के सवाल पे। क्या सवाल है ध्यान से सुनना, पहले बता ये बात समझ में आई क्या, तुम डरते हो सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। 3 स्टेप करनी है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ जादू स्टेप करनी क्या है। पहला FBD बनाओ, FBD में तेज हो जाओ। दूसरा, अगर किसी बल के घटक लेने की जरूरत पड़ रही है तो घटक लेवें। और तीसरा बेटा जी ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, देसी भाषा में लिख रहा हूँ, बिल्कुल देसी, आगे वाला बराबर पीछे वाला। ये साम्यावस्था की कंडीशन में बता रहा हूँ मैं आपको, साम्यावस्था की स्थिति है, ऐसा दिया गया है बेटा जी, ऐसा दिया गया है। अगर साम्यावस्था की स्थिति नहीं होती तो पहली 2 स्टेप तो सेम ही होती, लेकिन तीसरी स्टेप में आपको आगे वाला बराबर पीछे वाला नहीं, तब आपको F बराबर M करना पड़ता, तब आपको F नेट 0 नहीं करना पड़ता। अभी हम क्या कर रहे हैं, परिणामी बल को 0 कर रहे हैं, तो इधर वाला माइनस इधर वाला बराबर 0, तो आगे वाला। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली तुझे देखा हूँ तो लगने वाला क्षैतिज दिशा में समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, और मैं समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। क्षैतिज दिशा में लगने वाला नेटवर्क कितना है, तो तू बोलेगा सर Na cos 60, कॉन्सेप्ट समझ लिया, देसी जुगाड़ तो हो गया। Na cos 60 माइनस Nb, क्षैतिज दिशा में लगने वाला कुल परिणामी बल, कोई भी दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी एक दूसरे का माइनस करके निकाला जाएगा। तो बेटा जी Na cos 60 माइनस Nb, F हो गया, ये F नेट हो गया बराबर 0। तो बेटा जी Na cos 60 बराबर Nb, इधर बराबर में इधर, इसलिए मैंने बोला आगे वाला बराबर पीछे वाला। लेकिन ये साम्यावस्था की कंडीशन, अगर साम्यावस्था की कंडीशन नहीं होगी और वस्तु मान लीजिए गति कर रही है, तो फिर बेटा जी उस पर त्वरण आएगा, क्योंकि नेट बल 0 नहीं है। और अगर नेट बल 0 नहीं है तो वस्तु के पास त्वरण है, वस्तु के पास त्वरण है तो F बराबर Ma, क्योंकि द्रव्यमान कभी 0 हो नहीं सकता। कहानी बहुत सिंपल सी है, कहानी बहुत लॉजिकल है, आपको समझनी पड़ेगी। सेम कहानी Fy के लिए भी है बेटा जी, Na sin 60
बराबर सॉरी माइनस एम जी एनी एनी साइन 60 माइनस एम जी बराबर 0, देख वहीं पहुंच जाएगा एनी साइन 60 बराबर एम जी पर। तो बस मैंने बेसिकली यही काम किया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। और अगर सामने की कंडीशन नहीं होती तो आप एफ बराबर एम लगाते तो वहाँ पर त्वरण का एक अननोन पद हो जाता, और उसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी हुई रहती। क्लियर है क्या? चलिए बेटा जी चलते हैं सवाल की तरफ। जो एडवांस का सवाल है सर आया बहुत साल पुराना है, करीब करीब 20 साल हो गए हैं, करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। लेकिन सवाल क्या है, हमें सवाल से मतलब है, सवाल समझिए। चित्र में दर्शाई गई घिरनियाँ एवं धागे घर्षणहीन एवं भारहीन है। घर्षणहीन का मतलब है कि कोई घर्षण बल काम करेगा ही नहीं, और भारहीन का मतलब है इनका कोई भार नहीं है, कोई वेट नहीं है नीचे की तरफ। क्लियर है? आप समझ पा रहे हो क्या? ये है तेरी घिरनी। आप समझ पा रहे हो क्या? ये इनको बोलते हैं बेटा जी घिरनी। कुएं से पानी निकालने के लिए पहले के जमाने में यूज किए जाते थे घिरनी। वो गोल चक्कर पहिया होता था, उस साइड में रस्सी का दूसरा सिरा होता था, इस साइड में रस्सी का पहला सिरा होता था, मतलब आपके हाथ में, और दूसरी साइड में बाल्टी लगी रहती थी, और वो बाल्टी पानी में जाती थी, वो बाल्टी कुएं के अंदर जाती थी। सेम वही तो कहानी है। तो बेटा जी वही घिरनियां हैं ये। लेकिन बेटा जी उस समय अपन याद हो तो तुम ग्रीस लगा देते थे, उस लोहे की जो छड़ होती थी ना, लोहे की जो रॉड होती थी, उस पर बेटा ग्रीस लगा के रखते थे। तुम देखना ग्रीस रहता था ताकि चिकना रहे, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं उनको, ताकि घर्षण को कम कर सके। घर्षण जीरो तो हो ही नहीं सकता, इवन चिकनी से चिकनी सतह में भी घर्षण जीरो नहीं हो सकता। घर्षण जीरो होना मतलब एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब अब हम जितने भी सवाल कर रहे हैं, जितने भी सवालों में हम घर्षण बल को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन ही आदर्श स्थिति की है। लेकिन ऐसा सिर्फ कल्पना मात्र है, प्रैक्टिकल रूप से ऐसा संभव नहीं है कि आप घर्षण को नगण्य मान लो। लेकिन ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए घर्षण को मैंने नगण्य माना। मैं ये मान के चलता हूं कि सारी की सारी सतहें चिकनी है, ना ही तो रस्सी और घर्षण के मध्य बल है, ना ही रॉड और उस घिरनी के मध्य घर्षण है। रस्सी और घिरनी के मध्य घर्षण नहीं है, छड़ और घिरनी के मध्य घर्षण नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तो कुएं से पानी निकाल रहा हूं, इसमें तो छड़ है ही नहीं, ठीक है ना। पर रस्सी और घिरनी के मध्य, क्योंकि रस्सी ऐसे ही तो लिपट के आ रही है, रस्सी ऐसे ही तो लिपट के आ रही है, ठीक है। कहानी को समझो बेटा। मुझे इस बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, मेरे को सब कुछ आ गया। तो तुझसे पूछा अच्छा भारहीन है, मतलब घिरनी का कोई द्रव्यमान नहीं है। अगर घिरनी का द्रव्यमान होता तो फिर घिरनी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता। कैसे बनाएंगे? एक सवाल जेई में आया हुआ है, मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आने वाली क्लास में एडवांस का सवाल है वो भी, ठीक है। ऐसा ही सवाल है, बस उसमें द्रव्यमान दे रखा था घिरनी का। पहले बिना द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। निकाय के संतुलन में, निकाय का संतुलन मतलब उन्होंने साम्य अवस्था की कंडीशन दे दी। साम्य अवस्था की कंडीशन, ओ भाई सुन ले, कभी कभी ये शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, निकाय के संतुलन में। किसका इस्तेमाल करते हैं वो? निकाय के संतुलन में। साम्य अवस्था की स्थिति है बेटा। किसकी स्थिति है? साम्य अवस्था की स्थिति है। अगर साम्य अवस्था की स्थिति है तो होने के लिए थीटा का मान होना चाहिए। किसका मान होना चाहिए बेटा? थीटा का मान होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा जी कहानी को। आइए चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने हैं या यहीं पे बनाऊं? बोलो, चलो चित्र बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट ऐसा चित्र तो नहीं बनाऊंगा, रफ चित्र बनाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूं। तुम बोलो सर आपने तो एग्जैक्ट चित्र बनाया ही नहीं है, ठीक है भैया। फिर से थोड़ी मेहनत कर ली जाए, है ना। चलिए तो बेटा जी ये जो कोण दे रखा है, ये दे रखा है तुझे थीटा। अच्छा सुन बेटा जी, इसका द्रव्यमान कितना है? √2m। अब दे रखा है ना √2m। तो बेटा जी अब अच्छा बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर घिरनी थी, और घिरनी से अपन ने थोड़ा सा उन्होंने अपन घिरनी को ऐसे घुमाया हुआ है। अपन चलो ऐसे मान लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है, ऐसे है कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, मैं हमारी मर्जी, मान ली तो मान ली, क्या कर लोगे? अबे फील ले लेगा यार, सवाल समझो तुमको यार, क्या चित्र बनवा रहे हो मुझसे तुम? चित्र बनाने थोड़ी ना बेटा, वैसा ही तो कहानी है यार, समझ जाओ, बस यही कहानी है। घिरनी से मतलब ही नहीं है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। चलो बेटा जी सबसे पहले तो मुझे इस बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ओ का। मेन कहानी यहीं से है। अब सुन सर, रस्सियाँ कितनी है नहीं पता। सर रस्सी एक है कि दो है, इसमें कंफ्यूजन है। सर यहाँ से रस्सी एक है कि दो, कंफ्यूजन है ना, कोई बात नहीं, दो मान ले। ये इसमें तो श्योरिटी है ना कि सर यहाँ तक तो एक रस्सी पक्की है, यहाँ तक तो एक रस्सी पक्की है, इसमें तो श्योरिटी है ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा सर नहीं है। अच्छा, और मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक रस्सी पक्की है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस इतना कंफ्यूजन तेरा दूर हो गया, बाकी का कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, कोई बात नहीं। दो रस्सियाँ अलग अलग मान लेना, क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा जी, क्या फर्क पड़ने वाला है? दो रस्सियाँ अलग अलग मान ली मैंने, बोल बात समझ में आई क्या? तो बेटा जी एक रस्सी है पूरी ये वाली, और एक रस्सी है पूरी ये वाली। इस बिंदु का, ओ बिंदु का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो अच्छा बेटा देख, एम द्रव्यमान ये है, एम द्रव्यमान ये है, वही घिरनी सब कुछ सेम है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा मान के नहीं अज्यूम कर लो। हालांकि नहीं भी मानो तब भी चल जाता, लेकिन मानो तो मैं उससे T1 और T2 के मान निकाल के बता दूंगा आपको। ये थीटा है, अब सब कुछ तो सेम है, तो ज्योमेट्री से पता चल रहा है यार, सब कुछ तो सेम है, बिल्कुल इक्वल फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है, तो ये भी थीटा है। तो बेटा जी ये भी तेरा थीटा हो जाएगा। बोल बात समझ में आई क्या? कहानी समझ में आनी चाहिए। अगर ये वाली कहानी थीटा की है तो ये वाली कहानी भी थीटा की होगी, है ना। अब सुन, तो बेटा जी नीचे की तरफ फ्री बॉडी डायग्राम, केवल फ्री बॉडी डायग्राम का केस है। तो बेटा जी इधर की तरफ रस्सी में तनाव कितना मानेगा मुझे नहीं पता सर, माना T1 है, और इधर की तरफ रस्सी में तनाव नहीं पता सर, माना T2 है। बेटा जी ये थीटा डिग्री का कोण है, ये थीटा डिग्री का कोण है, क्लियर है। अच्छा अब बेटा जी इस वाली रस्सी में तनाव, बेटा जी इस वाली रस्सी में तनाव T0 मान ले, इसमें T1 मान ले, इसमें T2 मान ले। अब यही तो कर रहा हूँ मैं, यही तो कर रहा हूँ इतनी देर से। तो बेटा जी यहाँ पर बैठकर एक छाता खोलेगा, उसमें T0 की दिशा ऐसे ही तो आएगी, अब ऐसे ही तो आएगी, मतलब एक बल और है T0, अब मतलब एक बल और है T0। बस ये है तेरे ओ बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम, थीटा बीटा के साथ सजा के तैयार रख दिया मैंने। ओ बिंदु का, इस ओ बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं बेटा जी, मैं फिर बता देता हूँ। अब अगर सर मुझे T0 का मान पता चल जाए, T0 का मान पता करने के लिए तुझे √2m वाले द्रव्यमान के पास आना पड़ेगा। बेटा जी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा √2mg। अब द्रव्यमान √2m है, कैलकुलेशन के लिए दिया है 60 द्रव्यमान, आसान हो जाता कि। और इस बिंदु पर बैठेगा तो छाता तो ऊपर ही खोलेगा। ये तो ओ बिंदु का बना रहा था, ओ बिंदु का बना रहा है इसलिए ऐसा था। अब तू बक्से का बना रहा है, अब तू गुटके का बना रहा है, तो वैसे बनाएगा। क्योंकि एक रस्सी है, एक तनाव है, क्योंकि रस्सियां द्रव्यमानहीन है, घिरनियां द्रव्यमानहीन या भारहीन बोल दीजिए, प्योर फिजिक्स। और ऊपर की तरफ T0 आएगा, ऊपर की तरफ T0 आएगा। तो बेटा जी साम्य अवस्था की कंडीशन है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। ओहो सर T0 का मान तो √2 mg, बेसिकली देखा जाए तो ये तुझे √2 mg दे रखा है।
ऐसा करते हैं, घटकों में तोड़ना ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगता है, घटकों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। बेटा जी एक घटक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा। ये टूटेगा बेटा जी T1 cos 60 और ये टूटेगा 160 कहाँ से आ गया, थीटा है ना, 60 ही 60 चल रहा है दिमाग में, T1 cos थीटा और ये आ जाएगा T1 sin थीटा। ठीक है, अब इसको भी तोड़ेंगे, तो एक इधर टूटेगा T2 sin थीटा और एक इधर टूटेगा और वो भी कितना टूटेगा T1 cos थीटा। तो बेसिकली अगर मैं ओ बिंदु की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ओ बिंदु की, ये रहा ओ बिंदु तेरा, हरे कलर से बनाया ना, ओ बिंदु की बात करें तो ओ बिंदु पर तेरे पास कितने बल लग रहे हैं, देख ये रहा तेरा ओ बिंदु। तो इधर की तरफ केवल T2 sin थीटा, पीछे की तरफ केवल T1 sin थीटा, नीचे की तरफ T0 और उसका वैल्यू √2 mg और ऊपर की तरफ T1 cos थीटा प्लस ये T1, अच्छा ठीक है T1 प्लस T2 cos थीटा, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, T2 लिख दो इसको, क्या लिख दो बेटा T2, अब T2 ही तो है, T2 sin थीटा T2 cos थीटा, T1 cos थीटा T1 sin थीटा, कोई बात नहीं हो जाती है। हाँ तो ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी T1, ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा, साम्य अवस्था की कंडीशन है, आगे वाला बराबर पीछे वाला, तो T1 sin थीटा बराबर T2 sin थीटा। ये चीज़ तो समझ में आ गई सर, यहाँ से क्या T1 का मान T2 है। अब मैंने बोला था कि मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा कि दोनों रस्सियों में तनाव बल सेम है, होना भी चाहिए ना बेटा, कॉमन सेंस लगा, सब कुछ तो सेम है यार। तो जितना तनाव ये रस्सी झेल पा रही होगी उतना ही तनाव तो ये रस्सी भी झेल पा रही होगी। हाँ अगर थीटा अलग अलग होते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि इनमें तनाव सेम आता, अलग अलग आता, लेकिन यार बेटा जी अगर इसमें तनाव T1 मान रहा है, इसमें तनाव T2 मान रहा है, तो T1 और T2 बराबर ही तो है, क्या दिक्कत आई तुझे बता ना यार, यही तो है तेरा वो बिंदु यार, इतना प्यारा समझा रहा हूं यार, इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता बेटा, मेरे बस की बात नहीं। अगर तुझे अब मुझसे पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता ना तो अब मेरे बस की बात है भी नहीं, ये है मेरे पास तो जो है, मेरे पास तो ये है जो है, मैं तुझे समझा सकता हूँ, यही मेरी कला है बेटा, इससे ज़्यादा मेरी कला भी नहीं है। सुन कहानी, फिगर समझ में आया, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला तो तूने किया ही नहीं, ऊपर वाला क्या है सर, T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा बराबर नीचे कितना करेगा √2 mg। अगर T0 के बराबर नहीं करेगा, T0 खुद किसके बराबर है √2 mg के, तो बेटा जी T1 बराबर T2 है, तो कहीं पर भी मान लेते हैं T1 बराबर T2 है, मान लेते हैं वो T है, क्या है वो T है। अब जब T1 बराबर T2 है तो मान लेते हैं T है, तो बेटा जी T1 की जगह T रख दो cos थीटा, T2 की जगह T रख दो cos थीटा बराबर √2 mg। तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2T cos थीटा बराबर √2 mg। तो बेटा जी T cos थीटा बराबर √2/2 mg। तो बेटा जी T cos थीटा का वैल्यू आ गया, फिर फंसोगे सवाल में, T cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2 mg। सर मैं कैसे निकालूं, दो अज्ञात हैं और तुझे तो थीटा निकालना है, T भी है, तो कोई बात नहीं बेटा, तो फिर बुद्धि का प्रयोग कर, पूरी रस्सी में एक जैसा तनाव है, तो यार यहाँ पर T1 ही तो होगा और T1 और नीचे mg है, तो आ गया ना T1 का मान mg। यार यहाँ पर क्या है, यही तो है T2 और नीचे की तरफ क्या है mg, साम्य अवस्था की कंडीशन है, T2 का मान आ गया mg, तो T1 का मान mg आया, T2 का मान mg आया, बोला तो सही है T1 बराबर T2 है और उसी को मैंने T माना, तो बेसिकली T का मान तेरा कितना आया mg। तो T का वैल्यू क्या रखेगा mg cos थीटा बराबर 1/√2 mg और mg तो तेरे गोली खा जाएंगे, मर जाएंगे, cos थीटा बराबर 1/√2 थीटा बराबर 45 डिग्री। और बेटा जी जो अच्छा बच्चा हुआ होगा ना उस टाइम पे, उसने सवाल को सॉल्व भी नहीं किया होगा, सिर्फ देखते ही 45 डिग्री टिक कर दिया होगा, देखते ही 45 डिग्री टिक कर दिया होगा। यस बेटा ऐसी कलाएं होती हैं बच्चों के पास, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। अब देख के ही समझ में आ रहा है यार √2 की बात करिए, ये है वो है, ट्रायंगल से भी समझ में आ रहा है, थीटा का मान 45 बनेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है, बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है। मतलब कुल मिला के ये दोनों के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है। उससे पूछ सकते हैं T1 और T2 के मध्य कोण याद करो, T1 और T2 बना देंगे और बोलेंगे इनके मध्य कोण, तो बेटा इनके मध्य कोण समकोण है, दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण है। वहीं से सवाल टफ हो जाते हैं, फिर बच्चा सोचने लग जाता है यार T1 और T2 के मध्य कोण कैसे निकालूं, सर ने तो करवाया नहीं, क्यों, सर ने सब करवाया है, लेकिन तेरे में बुद्धि नहीं है ना, और हर चीज़ तो नहीं करवा सकता बेटा, एक ही सवाल में 50 वैरायटी बन सकती है, इसी में मैं 50 चीज़ बना दूंगा, तब तो क्या करेगा, तो बजाय एक के पीछे भागने के दिमाग लगाना चालू कर और खुद से मेहनत करना चालू कर। मैं फिर बता रहा हूँ इस चैप्टर की एरर लेस को तो छोड़ना मत, बहुत सवाल है, निपटा दो सारे सवालों को। खैर अब बेटा जी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं बेटा जी, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बहुत सिंपल है, जल्दी खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा समय लूंगा नहीं, बर्बाद करना चाहता नहीं मैं समय को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बस स्टेटमेंट इसलिए लिख के लाए हैं ताकि आपको लिखत में मिल जाए। न्यूटन की प्रगति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह, यदि कोई वस्तु स्थिर है या विराम में है तो वह स्थिर अवस्था में रहती है, या अगर कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो वह नियत वेग से चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना बोल दे बेटा, कहानी क्लियर है। तो बेटा जी मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, बेटा जी स्टेटमेंट है, मैंने तुझे समझा जरूर दिया, बहुत छोटी सी चीज़ है। यह नियम बल को परिभाषित करता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। इसका नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है समझाऊंगा, डोंट वरी। जड़त्व क्या होता है समझाऊंगा, डोंट वरी। एक क्लास में जड़त्व के बारे में बातें करूंगा, जड़त्व के बारे में और संवेग के बारे में और आवेग के बारे में, इन तीनों के बारे में मैं एक क्लास में बात करूंगा जरूर, ये पक्का है, ठीक है। सुन ले, यह बताता है कि बल एक कारक है, एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं इसको, बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया, मैंने बल की परिभाषा पहले भी बताई है, जो स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने की चेष्टा करती है, चेष्टा रखती है, प्रवृत्ति रखती है, दैट इज द थिंग। पहले बता, इतनी बात समझ में आई क्या? बेटा जी बोलो यार, कहानी क्लियर है क्या? बोलो बेटा। तो न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा खत्म हो गई, न्यूटन का पहला नियम खत्म हो गया। अब बेटा जी मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि बेटा जी मान लीजिए ये वस्तु है,
m द्रव्यमान की, ये विराम में है। विराम का मतलब है कि बेटा जी इस पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य, इस पर दो ही तो बल लग रहे हैं, एक तो बल लगा है mg और एक ऊपर की तरफ बल लग रहा है n। तो बेटा जी विराम में है, सीधी सी बात है, जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है। या यूँ बोल दीजिए अगर ये वस्तु विराम में है तो इसका लगने वाले बलों का योग सदिश योग शून्य होगा, या लगने वाले कुल बलों का योग। बलों का बल बोलना गलत है, मतलब मैंने बोला किसी वस्तु, इस वस्तु पर बल नहीं लग रही क्या, इस वस्तु पर बल नहीं लग रहे क्या, बल तो लग रहे हैं सर, लेकिन लगने वाले जो बल है ना उनका सदिश योग शून्य आ रहा है। तो ये बोलना ज़्यादा करेक्ट होता है कि उस वस्तु पर लगने वाले बलों का सदिश योग शून्य है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो अगर कोई वस्तु विराम में है, बैठी है, इसको जड़त्व का नियम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा जी अपने जड़त्व के कारण से बैठी है। हर वस्तु का अपना जड़त्व होता है, और वो जड़त्व जो होता है ना, जड़त्व की परिभाषा अगर तुम मुझसे पूछोगे भाई जड़त्व की परिभाषा क्या है, तो जड़त्व किसी वस्तु के अंदर अंतर्निहित वह गुणधर्म है, या जड़त्व किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो अपने अंदर या जो अवस्था परिवर्तन का, जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। मतलब मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल आराम से रिलैक्स एकदम बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मेरा द्रव्यमान है, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है हर उस वस्तु के पास उसका अपना जड़त्व है। दुनिया में कोई भी वस्तु ले लो, जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास उसका जड़त्व है, और ये जड़त्व दुनिया के जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। थोड़ा अजीब लगा होगा ना आज आपको, ये जो जड़त्व है ना बेटा जी, ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा उसका जड़त्व उतना ज्यादा। अंतर्निहित जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। कुल मिला के ना बेटा बात यह है कि मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मेरा द्रव्यमान है, मैं अपने जड़त्व के कारण से बैठा हुआ हूँ, कोई हाथ पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करता है, वो अलग बात है कि मैं चला जाऊंगा, खिसक जाऊंगा कोई मुझे से, लेकिन मैं एटलीस्ट उसका विरोध करूंगा। मेरे अंदर ही है वह गुणधर्म, मेरे अंदर ही है वह गुणधर्म कि मैं अपने अंदर, मैं कहाँ पर बैठा हूँ अभी, विराम में बैठा हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, स्थिर अवस्था। तो स्थिर अवस्था में रहना चाहूंगा, लेकिन कोई मुझे बाह्य बल लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा है तो मैं एटलीस्ट उसका विरोध तो करूंगा, ये मेरा गुण है। वो अलग बात है कि कोई खींचने वाला अगर मुझसे ताकतवर आया तो मैं खींच के ले जाएगा, लेकिन विरोध तो मैं तब भी करता रहूंगा। क्लियर है। और कोई मुझसे हल्का फुल्का छोटा मोटा आदमी आके मुझे खींचता है तो मैं नहीं भी जाऊंगा, तो विरोध तो मैंने तब भी किया, लेकिन तब मेरा ज्यादा बड़ा विरोध था इसलिए मैं बैठा रहा, और उसका विरोध ज्यादा रहा तो मैं चल तो जाऊंगा, लेकिन विरोध तो मैं तब भी करूंगा, क्योंकि बेटा जी जड़त्व का काम ही है अपने अंदर होने वाली अवस्था परिवर्तन का, अवस्था तो उसकी खुद की है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अवस्था का विरोध नहीं करती। ठीक है, तो लिख लो जड़त्व, इसको और डिटेल में समझाऊंगा बेटा जी। इसको बोलते हैं इनर्शिया, देखने में बहुत छोटा शब्द लगता है लेकिन तगड़ा शब्द है जड़त्व। क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान की। लिख लो यहाँ पर चाहो तो नोट लगा के, भारी वस्तुओं का जड़त्व, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। यार इतनी बात समझ में आ रही है क्या मेरी, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। कहानी समझ में आई, चीजें समझ में आई, मजा आया बेटा, चले आगे। तो यही है बेटा जी। अब इसके बारे में अभी जड़त्व कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है, अभी जड़त्व से शुरू किया है मैंने, तो जड़त्व को मैं यहाँ पे शुरू एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ दे दी जानकारी कि जड़त्व का नियम भी क्यों कहते हैं, तो अब लिंक करके देना, बाकी डिटेल में चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। अभी चलते हैं बेटा जी द्वितीय नियम, क्योंकि यह नियम के अनुसार किसी निकाय पर आरोपित बल, बेटा जी बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे गलतफहमी पाल लेते हैं। मैंने बोला न्यूटन का द्वितीय नियम, वो बोलते हैं बराबर है, पागल है क्या, ये उसका एडवांस है, मतलब कन्वर्टेड रूप है, मतलब कन्वर्ट किया गया इसको, लेकिन द्वितीय नियम ये नहीं है। द्वितीय नियम जो है ना बेटा जी, ये द्वितीय नियम नहीं है, ये कन्वर्टेड है, इसको कन्वर्ट किया गया है। बच्चे बहुत गलत समझते हैं कॉन्सेप्ट को न्यूटन का एक्चुअली द्वितीय नियम ये है, F = dp, संवेग में परिवर्तन की दर समय के साथ, संवेग में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो p क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है, और जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, प्रैक्टिकली वो नियतांक की वैल्यू 1 होती है, प्रायोगिक रूप से उस नियतांक की वैल्यू 1 होती है। लिख लो प्रायोगिक, प्रैक्टिकली रूप से, तो बेटा जी F बाह्य बराबर dp/dp, यह है न्यूटन का द्वितीय नियम एक्चुअली में। अपन अनुसार किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल मत बोलना, क्योंकि बल तो आंतरिक भी हो सकता है, शब्द इस्तेमाल करना बाह्य, आंतरिक बलों की वजह से कोई मतलब नहीं है मेरे द्वितीय नियम को। बाह्य बल, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन, बाह्य बल निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ बेटा जी क्या है। बेटा जी F जो आया वो आया dp/dt, p क्या होता है, संवेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब देख, यदि मैं mb रखता हूँ तो d mb/dt, यदि m नियत है, अब इसमें दो केस बनते हैं, सुन कहानी, अब तक को समझाता हूँ मैं डिटेल, एक्चुअली में सब यहाँ से फील करते हैं इसको। F = p की वैल्यू रख दें, तो F = d, p की वैल्यू रखेगा mb/dt, यहाँ से निकल के आती है दो शाखाएं। यदि m नियत है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत है, तो F = m नियत है, भाग ले ले, dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, F बराबर m, देख तेरा त्वरण F बराबर m मिल गया। लेकिन एक्चुअली में न्यूटन का द्वितीय नियम तो ये होता है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द्वितीय नियम। ये मत बोल के आ जाना, मेरे जैसा तो काट देगा पेपर को, मेरे जैसा तो पेपर को गलत कर देगा। सदिश रूप लिखना चाहते हो तो सदिश रूप में भी लिख सकते हो, F बराबर m, द्रव्यमान तो सदिश राशि होती है, त्वरण तेरी सदिश राशि होती है, p क्या है तेरा संवेग है, संवेग एक सदिश राशि होती है, p सदिश, वो है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, दिस इज केस नंबर 1, एक ये वाला भी केस हो सकता है बेटा जी, दिस इज केस नंबर 2। यदि यदि यदि
वेग नियत हो, देखो उन्होंने लिखा हुआ है यदि वेग नियत है तब क्या करेगा, या देखो इधर उन्होंने बोला एम नियत है, एम नियत है तो क्या है, यदि वेग नियत है, यदि वेग नियत है क्या लिखेंगे हम, वेग नियत है। अगर वेग नियत है तब क्या करेगा बेटा जी, मतलब एम परिवर्ती है तब क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू वेग नियत है, वी को बाहर ले ले और ये आ जाएगा बेटा जी एम परिवर्ती है डीएम बाय dt। ये भी तो हो सकता है जो इन जनरल या जो व्यापक रूप है बेटा जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर द्रव्यमान परिवर्ती है तो ये कहानी है, ये रॉकेट वाले केस में काम आते हैं, बोल देंगे क्योंकि रॉकेट से जो गैसें रॉकेट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे गैसें जलती जाती है ईंधन, तो द्रव्यमान में कमी होती जाती है, तो द्रव्यमान लगातार परिवर्तित होता रहता है, या वो केस। तो वो तुमसे गैस वो सॉरी वो फोर्स वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, सवाल करवाएंगे तब तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी रिलैक्स रहिए, है ना। तो अब मैं अगर इन जनरल या व्यापक रूप तुम्हें बताऊं तो बेटा जी मुझे व्यापक रूप मुझे नहीं पता बेटा जी कि एम नियत है नहीं है, मैं तो दोनों को ही परिवर्ती मान के चलता हूं। तो क्या कर सकते हैं सर, याद करो यू इनटू पहले एक बार एक का अवकलन करके दूसरे को रोक दो, पहले वेग को नियत मान लिया और द्रव्यमान का अवकलन कर दिया, प्लस फिर द्रव्यमान को नियत मान लिया और वेग का अवकलन कर दिया। दिस इज द व्यापक रूप और दिस इज द जनरल रूप। यार सारी कहानी यहाँ पे दी, आराम से पढ़ लेना फुर्सत में बैठ के। मेरा काम था यहाँ तक लेके आ जाना, यहाँ तक लेके आ गया, मेरा काम अब आगे का नहीं है, कर लेना यार ये फुर्सत से, यार ये फुर्सत से कर लेना बेटा। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोलो क्लियर है, चलें आगे। चलो बेटा जी अब आ जाते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, फटाफट से खत्म कर लेते हैं। देखो बेटा जी सवालों के थ्रू ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे, ये तो फिर थ्योरी हो गई। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है बेटा जी, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो तुम्हारे हाथ में भी चोट लगेगी, मैंने चाय से मारा तो मैंने इस पर बल लगाया, मेरे गाल ने इस पर हाथ पर बल लगाया, मैंने दीवार को धकेला, मैंने स्क्रीन को धकेला, ऐसे दीवार को धक्का दे रहा हूं तो मैंने दीवार पर बल लगाया तो दीवार ने मुझ पर भी बल लगाया। तृतीय नियम है, ठीक है ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, आप देख सकते हो F12 और F21 ये दोनों विपरीत दिशा में, माइनस चिन्ह का मतलब यह है कि दोनों विपरीत दिशा में है। मैंने दीवार को धकेला तो उधर बल लगाया, दीवार ने मुझे धकेला तो इधर बल लगाया, दोनों की दिशाएं विपरीत है और ये विपरीत दिशा को किससे दिखाया है, माइनस से। यहाँ चाहो तो माइनस का मतलब लिख लो, माइनस यह दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि दोनों बलों की दिशा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है ना, इसलिए सारी कहानी सदिशों में चलेगी। दोनों बलों की दिशा विपरीत है, दोनों बल एक दूसरे से विपरीत है। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनना बेटा जी। अब देखो बेटा ये तेरे पास एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, ध्यान से सुनना। देख इस चीज को ऐसे समझ ले, अगर तूने पढ़ा होगा, मैंने बोला कि मेरे पास मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है और मेरे पास एक और प्लस क्यू आवेश है, ये दोनों सेम आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो ये वाला मान लेते पहला वाला आवेश है, ये वाला मान लेते दूसरा वाला आवेश है। तो पहला वाला दूसरे वाले को इधर धकेलेगा, पहला वाला दूसरे वाले को इधर धकेलेगा और दूसरा वाला पहले वाले को इधर धकेलेगा। तो इस पर लिखते कैसे है, बल धकेला है ना, तो बल दूसरे पर पहले के कारण से, कैसे बोलते हैं, दूसरे पर बल पहले के कारण से, ऐसे इसको बोलेंगे बेटा जी, पहले पर बल दूसरे के कारण से। तो देख क्रिया प्रतिक्रिया ये भी होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। और क्रिया प्रतिक्रिया लगने की बेटा और भी खास वजह होती है, इसलिए देख F12 और F21 जो होते हैं ना बेटा जी, देख एक बलिएरा तो परिमाण में तो समान है लेकिन दोनों के मुंह विपरीत है, माइनस। अच्छा सर आपने ये तो धनावेश ले लिया, मतलब सजातीय ले लिए, मेरी मर्जी ना सर, एक धन लूंगा एक ऋण लूंगा। अब लगा के दिखाओ ये नियम, तब तो हम माने। कोई बात नहीं बेटा, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, पहला आवेश इधर खींचेगा दूसरे आवेश को इधर और दूसरा आवेश पहले आवेश को इधर खींचेगा, तो पहले पर बल दूसरे के कारण। इसको पढ़ते कैसे हैं F12 को, पहले पर बल दूसरे के कारण, दूसरे वाले को कैसे पढ़ते हैं, दूसरे पर बल पहले के कारण। मैं थोड़ा फास्ट चलाना, मैंने गति के तीनों नियम खत्म कर दिए, मुझे और स्पीड पकड़नी है, मुझे मत रोकना, तुम तेज भागना चालू कर देना, ठीक है ना। तो बेटा जी अभी भी दोनों की विपरीत दिशा है, अभी भी बोल सकते हैं F12 बराबर माइनस F21। कुल मिला के ये बोल दीजिए कि जब भी मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर बल लगाती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बेटा जी ये बात समझ में आई। अब इसमें कुछ खास बातें रह गई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, पढ़ के आना। ये बहुत सारे पॉइंट है ना, जैसे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा। 6 पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स में लिखा है। क्रिया प्रतिक्रिया को बहुत प्यार से लिख के लाया हूँ, एक एक लाइन जो तेरी किताब में है, जो तुझे बोर्ड में लिखनी पड़ जाए, जो भी है, जहां पर भी परीक्षा को लिखेगा ना भैया, परीक्षा को लिखेगा ना, उन परीक्षाओं में तेरे काम आएगी। क्लियर है कहानी। और ना भी लिखो तब भी नॉलेज के हिसाब से तो रख लो यार, क्या पता थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेई में पूछ लें, जेई की परीक्षा तो देगा, वहां काम आएगी। क्लियर। चलो बेटा जी अब समय भी हो चला है, तो इसकी कहानियों को हम बाद में करते हैं, पहले चलते हैं सवालों की तरफ। यार ये कुछ सवाल लेके आया था, सोचा तो बहुत कुछ था आज, लेकिन हो नहीं पाता। होमवर्क में डाल लो, फिर कह रहा हूँ होमवर्क। ये जेई मेंस का सवाल था, बढ़िया सवाल, आसान सवाल, सिर्फ फ्री डायग्राम बनाओ, हालांकि हो नहीं पाई, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। जेई मेंस का सवाल है। चलिए बेटा जी अब समय हो चला है क्विज का, तो आइए क्विज का सवाल करते हैं और क्विज के सवाल से थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये होमवर्क के सवालों का। पहला सवाल ये रहा, 5 किलोग्राम में 10 किलोग्राम के एक ब्लॉक घिरनी से चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, तो निकाय का त्वरण होगा। चलिए अगला, यस एक और है बेटा जी, एम और स्मॉल एम डैश द्रव्यमान के पिंड चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, निकाय का त्वरण तुमसे पूछा है। आसान सवाल है, दोनों की दोनों, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। चैप्टर में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम, जितना मैं सोच रहा था उतना हो नहीं पाया। आज है ना आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, समीकरण बना के नहीं और वो, लेकिन हो नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं। मेरा तो एक ही टारगेट है कि बच्चे को सवाल समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे 2 दिन लेट खत्म हो जाए चैप्टर। बेटा जी सवाल सुनना ध्यान से। ये 5 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है और ये 10 किलोग्राम है। तो बेटा जी ये भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये त्वरण मान लेते हैं, पूरे निकाय का त्वरण ये है। और बेटा जी पूरी रस्सी भी एक है, आपको नहीं दिख रही तो मैं दिखा देता हूँ। पूरी रस्सी एक है, एक रस्सी एक तनाव, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोलने वाले हैं। एक रस्सी है, एक तनाव है, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोलने वाले हैं, घिरनी और इन सबके द्रव्यमानों को नगण्य मान लीजिए। तो बेटा जी 5 किलोग्राम वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बेटा जी नीचे की तरफ आ जाएगा 50 न्यूटन mg, ऊपर की तरफ आ जाएगा t और ये ऊपर जा रहा है ऐसे।
अब तक क्या था, साम्यावस्था की कंडीशन थी तो त्वरण नहीं होता था, तो t बराबर 50 कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, अब f बराबर ma करूंगा तो mi 50 5 ma 5 और ये त्वरण अननोन है, निकाल लेंगे। बेटा जी अब की बार ये 10 किलोग्राम है, बेटा जी नीचे की तरफ mg मतलब 100 न्यूटन, m मतलब 10, g मतलब 10, 10 × 10 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ तनाव है और ये नीचे की तरफ आ रहा है बेटा जी, तो ये त्वरण है। समीकरण बनाएंगे, ऊपर जा रहा है तो बल कौन सा बढ़ रहा होगा, ऊपर बल बढ़ रहा होगा तो t माइनस 50 बराबर ma 5 दिस इज समीकरण नंबर 1। नीचे आ रहा है तो नीचे वाला बढ़ रहा होगा 100 माइनस t, 100 माइनस t बराबर 10 है। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लीजिए बेटा, t माइनस 50, हालांकि इनके और भी सिंपल तरीके होते हैं देसी जुगाड़, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा। अभी प्रॉपर मेथड से जान लो, अभी शुरुआत हुई है, ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागो मत। बराबर 10 है बेटा जी, खत्म हो जाएगा t से t, दोनों समीकरणों को जोड़ दे, दोनों समीकरणों को क्या करेगा 1 + 2 कर दे, तो 100 माइनस 50 50 बराबर 15 a बराबर आ जाएगा बेटा जी 50/15, 50 को लिख सकता हूँ 5 × g/15, a का वैल्यू g/3। अगला सवाल बहुत सिंपल है, यहीं पर बना देता हूं बेटा जी। नीचे की तरफ तो इसका स्मॉल mg लगेगा और ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि ये वाली सतह संपर्क में fbd के बिना काम चलने वाला नहीं है, जब तक fbd नहीं बनाना आएगा। और बेटा जी ये पूरी की पूरी रस्सी एक ही है, पूरी की पूरी रस्सी एक ही है, तो एक रस्सी एक तनाव। बेटा जी अब इधर आ जाते हैं नीचे की तरफ m' g, क्योंकि इसका द्रव्यमान m' दे रखा है, एक ही रस्सी है तो ऊपर की तरफ t, इधर अभिलंब प्रतिक्रिया बल नहीं आएगा, अब हवा में लग रहा है। अब बेटा जी ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, सर ये ऊपर जाएगा, अब पागल के ऊपर जाएगा, आगे जाएगा, कौन से समझ में चित्र लगे। तो बेटा जी इसको कौन सा बल है जो आगे ले जा रहा है, केवल तनाव बल है, तो t बराबर केवल आगे की तरफ, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, तो सामने अवस्था में ऊपर वाली की कंडीशन को देखें तो ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, लेकिन आगे वाला बराबर पीछे वाली की जरूरत ही नहीं है। आगे तो नेट बल f है, मतलब नेट बल t है, वो बराबर ma, तो t बराबर ma। समीकरण नंबर ऐसे इसकी कर ले m' माइनस पीछे की तरफ t, ये आगे कुल बल बराबर m' a, t का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दे, तो m' माइनस t का मान कितना है ma बराबर m' बराबर m' प्लस ma, a कॉमन ले ले m प्लस m' a का मान पूछा है m' प्लस m' इंटू जी, m' प्लस m' देखना, m' प्लस m' इंटू जी, ये नहीं है। चलिए बेटा जी गति के प्रथम नियम द्वितीय नियम की बातें करी, हमारे कुछ सवाल बच गए लेकिन वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिए, तो कोशिश करिए चीज़ों को पढ़ने की, अगली क्लास में और प्रैक्टिस चलेगी, मजा आ जाएगा बेटा जी, बता रहा हूं बहुत तगड़ी प्रैक्टिस। अब तो सिर्फ सवाल करवाने हैं मुझे, जम के सवाल करवाने हैं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा दिए। ये सवाल करने की कोशिश करना है, हिम्मत तो सवाल को करके लाना। अगली क्लास में बेटा जी पुली ब्लॉक निकाय की सोची थी पढ़ने की, पुली ब्लॉक हो जाएगा, कोशिश करूंगा।